हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट 3-4 प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो गाइज, नॉर्मली हम लोगों ने असर्शन रीजन का प्रैक्टिस किया है, हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, पर केस बेस्ड क्वेश्चंस हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस आप पूरे आपके पेपर का सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, सबसे आसान पार्ट भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक सोर्स दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। कभी कभी ये जो केस होता है ये बुक से डायरेक्टली दिया जाता है तो आसान हो जाता है, क्योंकि बिना केस पढ़े भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। लेकिन कभी कभी जो आपका सोर्स होता है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम आज देखने वाले हैं, है ना। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक से सोर्स तो होता है, पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो रिलेटेड टू द सिलेबस ही होता है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ केस बेस्ड क्वेश्चन कैन डेफिनेटली गारंटी यू आराम से 12 से 14 मार्क्स इन योर पॉकेट एंड इसको सॉल्व कैसे करने, और ऑफ कोर्स हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चंस करके। ठीक है, सो वेलकम टू टुडेज सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यू गाइस नो वेदांतु 9th और 10th चैनल में हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस, राइट। सो लेट अस बिगिन। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। क्या लाइन है। चलो इसी से आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर, बट आपके हिस्ट्री में जो साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं, जो सोर्सेज दिए होते हैं, उसमें से एक सोर्स है ये, है ना। तो पहले हमेशा जब भी केस आए तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, फिर पैसेज में जाओ। ऑब्वियसली पैसेज को प्राइमा फेसी जब हम देखते हैं, प्राइमा फेसी मतलब शुरू के ग्लांस में जब हम देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि डायरेक्टली ये चैप्टर से हमने नहीं पढ़ा है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट वाज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशन, ये क्वेश्चन है। हाउ वाज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटिमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, हाउ डिड पीपल इन इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्वेश्चंस पढ़ के एक जनरल आइडिया हो जाता है कि हमें पैसेज में ढूंढना क्या है। ठीक है, फिर पैसेज देखो। मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशन, of who they are, what define their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. Alright, तो what was people's understanding of the nation? यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि people's understanding of the nation also changed their understanding of who they are and what defined their identity and sense of belonging. डायरेक्टली आप यहाँ से लिख रहे हो। फिर ये वाली न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज रीडिफाइन द आइडेंटिटीज ऑफ कम्युनिटीज। इन चीजों ने लोगों का आइडिया डिफाइन किया कि राष्ट्र क्या होता है। तो डायरेक्टली आप पैसेज से आंसर लिख रहे हो। How was the growth of modern nationalism intimately connected to the anti-colonial movement? मतलब राष्ट्रवाद की भावना तब उत्पन्न हुई जब हम किसी colonial power जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू किए थे। तो इसको पढ़ते हैं, आगे है। In most countries, making of this national identity was a long process. In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. है ना, यही लाइन यहाँ दी गई है। कैसे? यहाँ आंसर है people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली आंसर केस में। देखो यूजुअली केस से ही आंसर होगा अगर जो आपका पैराग्राफ है वो सोर्स से लिया गया है या कहीं और से लिया गया है, तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। How did people in India develop a sense of collective belonging? देखते हैं अगर यहाँ मिलता है। But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied. Their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but this unity did not emerge without conflict. अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ लिखा है कि like India, तो आप लिख सकते हो in India also people developed a sense of nationalist feelings in their struggle against the British, है ना। We realize कि हमारा जो एकमात्र दुश्मन है वो ब्रिटिश है, and under the leadership of Mahatma Gandhi under Congress all of us came united against the British। तो आपको जनरल एक पता चल गया आंसर कैसे लिखना है पैराग्राफ को पढ़ के। ठीक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू इट देन ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे।
चलो लास्ट ईयर हिस्ट्री का एक और केस बेस्ड क्वेश्चन, ये भी सोर्स से है। अगेन सोर्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो अगर आप समझना चाहते हो, पर आपको हर आंसर यही मिल जाएगा। एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बाय कृष्ण जी। पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि आपको जानना है कि कृष्ण जी जो है न्यूज़पेपर क्यों पब्लिश करना चाहते थे। कृष्ण जी त्रिबुक रानाडे, inhabitant of Pune, intends to publish a newspaper in the Marathi language with a view of affording useful information on every topic of local interest। तो यहाँ लिखा हुआ है क्यों पब्लिश करना चाहते थे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पब्लिश करना चाहते हैं हर एक टॉपिक का लोकल इंटरेस्ट से रिलेटेड, और वो इट विल बी ओपन फॉर फ्री डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल यूनिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इनका द टास्क ऑफ द नेटिव, मतलब ये उनका मेन एम था, इसलिए वो न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहते थे। खत्म। How was the task of a native newspaper and political association seen identical to the role of opposition? दूसरा क्वेश्चन है कि एक न्यूज़पेपर का रोल एक ऑपोजिशन सरकार की तरह कैसे जो है सिमिलर है। तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि इट इज आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ ऑपोजिशन। दिस इज बिकॉज वो क्रिटिकली एग्जामिन करता है गवर्नमेंट पॉलिसी टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स बाय रिमूविंग दोज पार्ट्स दैट विल नॉट बी टू द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड ऑल्सो बाय इंश्योरिंग स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो आखिरी के 2-3 लाइन है यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल रहा है। एनालाइज द रीजन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब ये केस में नहीं है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको अपने दिमाग से लिखना है कि 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों थी। आप पहले लिख सकते हो क्योंकि उस टाइम न्यूज़पेपर्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती थी अबाउट करंट अफेयर्स एंड एंटरटेनमेंट, है ना, दोनों करंट अफेयर्स एंड एंटरटेनमेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री। दूसरा आप लिख सकते हो कि न्यूज़पेपर्स वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश होने लग गई थी, जैसे मराठी, गुजराती, जिसके वजह से लोकल पीपल वर नाउ एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री। तीसरा बोल सकते हो न्यूज़पेपर्स टॉक्ड क्लोजली अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज, जिसमें लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट था। अपने मन से अपना आंसर इसमें लिख लो। ऑलराइट, यूजफुल इंफॉर्मेशन, पब्लिक ओपिनियन, ऑल ऑफ दैट समझ गए। चलो अब सिविक्स का क्वेश्चन है। अगर हम लोग जनरली देखें, पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पावर। तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को देख के कि डायरेक्टली किताब से उठाया गया केस है। तो हम लोग देखते हैं अगर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं बिना केस को पढ़े। Power sharing is an essential component of democracy. Give one example to prove the statement. कि पावर शेयरिंग एसेंशियल कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का। इसके आप 2 रीजंस दे सकते हो कि पावर शेयरिंग से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिड्यूस होता है। पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, बिकॉज इट एंश्योर्स कि एवरीवन हैज द से इन द डिसीजन मेकिंग। तो आप इसमें, आई डोंट थिंक इसमें आपको आंसर मिलेगा, आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो जो आपने पढ़ा है पावर शेयरिंग के बारे में। How is alliance building an example of power sharing? तो alliance building के बारे में यहाँ दे रखा है कि sometimes when 2 or more parties form an alliance to contest elections, power is shared. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. तो how is alliance building an example of power sharing? आप ये दोनों लाइन लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि in alliance building, if मतलब भाई when an alliance becomes a coalition, power is shared between different parties while they are running a government. ठीक है, तो यही आंसर यहाँ आ गया। How political parties, pressure groups, movements help in controlling or influencing those who are in power. तो ये आंसर यहाँ है मतलब जनरली हो दे रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपस में शेयर करती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, सोशल ग्रुप्स जो है पावर शेयर करती है एंड दे इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस दोज इन पावर व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तब वो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करती है। व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ ऑपोजिशन दे इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिक्स सोशल मूवमेंट और जो आपके प्रेशर ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट्स है, दे भी बाय exerting pressure on the government influence the final decision of the government. अब इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ नहीं है, बट जनरली इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपको एक जनरल आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है। ऑलराइट,
चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का केस है, जहां पर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी और डायनेस्टिक सक्सेशन दो चैलेंजेस है इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर का क्वेश्चन है, केस है, ये आपको सामने दे रखा है। तो क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन रीजन विच कॉजेज द चैलेंज ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या रीजन है कि इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम होता है? आप यहाँ पर साफ साफ लिखा है, द मेन प्रॉब्लम इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और अ फ्यू लीडर्स एट द टॉप. Parties do not keep membership registers, they do not hold organizational meetings, they do not conduct internal elections regularly. So ordinary people of the party do not get sufficient information of what happens in the party. As a result, they are not able to influence the decision. तो ये प्रॉब्लम आपको चैलेंज एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, जो आपको केस में दे रखा है। कितना अच्छा है ना केस बेस्ड क्वेश्चन। मेंशन वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन। तो डायनेस्टिक सक्सेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? Since most of the political parties do not have a open and transparent procedure, there are very few ways for ordinary workers to rise in the party. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि इसका ordinary workers जो है हायर पोजिशंस पे नहीं जा पाते, टॉप पोजिशंस पे नहीं जा पाते। सेकेंड इम्पैक्ट है कि दिस इज वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस पीपल डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। ये इसका इम्पैक्ट है कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है अगर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिसके हाथ में पॉलिटिकल पार्टी का पावर है। The second challenge of dynastic succession is related to the first one. Substantiate the statement in 40 words. अभी आपको अपने थोड़े दिमाग से लिखना है क्या जो डायनेस्टिक सक्सेशन का प्रॉब्लम है, इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, है ना। यू विल से कि डायनेस्टिक सक्सेशन में पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अमंग्स द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली एंड दिस यूजुअली हैपेंस क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, बैठक नहीं होती, रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती, इलेक्शंस नहीं होते। सो दिस एंश्योर्स की पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू मेंबर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट राइज द रैंक्स, है ना। वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते फाइनल डिसीजन मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर भी जो है आंसर आप अपने मन से लिख रहे हो, बट एक्चुअली पैसेज पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि क्या लिखना है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट चैप्टर से है। The idea of development and progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about how a country should be like, वगैरह वगैरह. Development involves thinking about these questions, about the ways in which we can work towards achieving this. So, what is the definition of development? Development होता है about how we can improve the quality of life of people living in the country, है ना। How should people live together? Can there be more equality? Development answers all of these questions. Kind of case है, kind of अपने दिमाग से। What would be an idea of development goal of a landless rural laborer? तो again obviously ये आपको केस में नहीं दिया गया, आपको खुद लिखना है। तो एक landless rural laborer के लिए होगा more wages, कि उसको पैसे ज़्यादा मिले, more days of work, है ना। गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, कि भाई उसके बच्चे पढ़े लिखे लें। अंडरलाइन द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस इन द सोर्स गिवन अबव। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही दे रखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, कि कैसे जो है डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। दैट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन पैसेज सोर्स। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये। Alright, now we move on to another case जो एग्जाम में आ चुका है. This is from money and credit. Credit is one of the major aspects that determine a country's development. There is a huge demand for loans for various activities. Cheap and affordable loans give people an opportunity to develop their business. Credit plays a very crucial role in agricultural activities. People पैसे borrow करके modern farming methods में invest कर सकते हैं जिससे उनका production बढ़ेगा. By sanctioning loan to develop industries and trade, banks provide them with the necessary aid for improvement. ये आपका केस है. By sanctioning loans to developing industries and trades, dash provide them with necessary aid for improvement. तो कौन sanction करता है लोन, कौन credit provide करता है industries को? Banks. What is credit? क्रेडिट की डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी है, बट आपको पता है कि क्रेडिट होता है द एंटायर सिस्टम ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी,
ये एक्चुअली थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 2 साल पुराना क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं जो बहुत ही ऐसे डायरेक्ट रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है। अब क्योंकि आपका पेपर थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है, यू गेट अ मोर ट्रिकी क्वेश्चन। डिफाइन द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर डायरेक्टली आए कि डेवलपमेंट में क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस में, फार्मिंग में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ा सकते हैं। दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द केस। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर केस बेस्ड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था, लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो अगेन दिस इज नॉट टेक्निकली एग्जैक्टली फ्रॉम द बुक, जो आपका सोर्स है, बॉक्स है, उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया, डिफरेंशिएट बिटवीन scheduled and non-scheduled languages, the fusion of language has united the country into one cultural entity, explain the statement with an example। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ना तो समझ आ जाता है कि पैसेज में ढूंढना क्या है। How many languages do we have in India? The answer depends on how one counts it. The latest information that we have is according to the Census of India in 2011, जिसमें हमें पता चला कि 1300 distinct languages है। These languages were grouped together under major languages. For example, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी को हिंदी में ग्रुप किया जाता है। Even after this grouping, the census found 121 major languages. तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो टेक्निकली यहाँ पर एज सच एक्सप्लेन नहीं किया गया, आपको अपने मन से लिखना है कि जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, दैट डिस्पाइट डिफरेंट लैंग्वेजेस बीइंग ग्रुप्ड अंडर मेजर लैंग्वेज, जैसे ये हिंदी, हमारे यहाँ 121 मेजर लैंग्वेजेस है। दैट शोज दैट इन द वर्ल्ड वी आर वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज, है ना। दिस डाइवर्सिटी शोज कि हमारे यहाँ कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने मन से लिखना है तो लिख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन scheduled एंड नॉन scheduled लैंग्वेजेस, तो आपको पता है scheduled लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस है दैट आर इन द 8th schedule ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ दिया हुआ है, और जो नहीं है 8th schedule में वो नॉन scheduled लैंग्वेजेस है। The fusion of languages has united the country into one cultural identity. Explain the statement with an example. तो आप लिख सकते हो कि हाँ, हमारे यहाँ जो है in one country we are one of the most language diverse nations. अब अपने मन से लिखना है because the answer is not there in the paragraph. तो आप मन से लिखो that this diversity has brought us together despite the fact कि सब अलग-अलग languages बोलते हैं। ठीक है। Plethora of diverse languages and cultures have blended together to create a sense of national identity. अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखाया गया है कि this shows our philosophy of वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक ही दुनिया के हैं, एक ही फ्यूचर है हमारा। बट ये नहीं भी लिखोगे तो जनरली लिख लो कि this has brought all the social groups together। अपने मन से लिखना है, इसमें ना मार्क्स गारंटीड होते हैं एक तरीके से, कुछ भी लिख लो। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन है 2022 का, जिस साल सिर्फ MCQ आए थे एक पेपर में, टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइडेड था, कोविड के टाइम का पेपर था, तो एक पॉइंट ऐसा था कि सिर्फ MCQ आए थे। तो इस वाले केस में सिर्फ MCQ है, बट मैंने इसको इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ जो केस दिया गया है इट इज़ नॉट फ्रॉम योर NCERT बट इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर चैप्टर, है ना, जिसमें आपको पढ़ के समझना है केस को। तो चलो पहले केस समझते हैं। There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oilseeds and industrial crops. This has led to reduction in net sown area under cereals and pulses. तो हमने देखा है कि शिफ्ट किया है हमने फूड क्रॉप से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने में, उससे जो नेट सोन एरिया है फूड क्रॉप्स का वो कम हुआ है, सीरियल्स और पल्सेस का कम हुआ है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है, तो इस डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। अगर गेहूं चावल हम नहीं उगाएंगे और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाएंगे तो हम अपने देशवासियों को, जनसंख्या को क्या खिलाएंगे, है ना। द कॉम्पिटिशन फॉर लैंड, एक और प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटिशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज लेड टू रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया, कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है बिटवीन लैंड, जो मतलब कुछ लैंड जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसको हम अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री और बिल्डिंग खड़ा करने में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड काफ़ी कम हो गई है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती थी, अब वो सॉइल को डिग्रेड कर रही है।
Periodic scarcity of water has led to reduction in area under irrigation. Inefficient water management has led to water logging and salinity. तो एक जनरल पैराग्राफ है जो बता रहा है कि यार थोड़ा शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न में, इससे सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इससे फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ जनरल आइडिया. अब चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं. One can infer from the above given information that marginal and small farmers have been pushed out of cultivation. मतलब ये कह रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ के हम ये भी आउटकम पे आ सकते हैं कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो कल्टिवेशन के बाहर है. क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है, ये सब कैश क्रॉप्स है. और आपको पता है कैश क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, है ना, इसके लिए बड़े पीसेस ऑफ लैंड की जरूरत होती है. तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल फार्मर्स को कल्टीवेशन के बाहर कर दिया है. तो इसका कॉज क्या है? फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स आर एक्सपेंसिव इन द मार्केट. नहीं, ये तो कॉज नहीं है. शिफ्ट टू मल्टीफेरियस क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिमांड. समझ ही नहीं आ रहा भाई मल्टीफेरियस होता क्या है, आगे बढ़ते हैं. Periodic scarcity of water in many regions, it has no relation. Soil degradation and extensive green revolution, this can be the answer. Right? कि एक prominent reason है कि हमारे यहाँ से small farmers have been pushed out of the cultivation is that soil degradation. नहीं, sorry, मैं गलत कह रही हूँ. फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स आर एक्सपेंसिव इन द मार्केट. ये सही लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि फूड और फ्रूट क्रॉप्स एक्सपेंसिव है मार्केट में, इसीलिए जो लैंड है अंडर फूड और फ्रूट क्रॉप्स वो बढ़ रहा है, और इसीलिए जो स्मॉल फार्मर्स है दे आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द लैंड. एक्चुअली ए लग रहा है, डी नहीं लग रहा. मैंने डी क्यों किया? सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन से हाँ शिफ्ट जरूर हो रहा है, बट ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब दे आर बीइंग पुश्ड आउट बिकॉज ऑफ फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स विच आर एक्सपेंसिव इन द मार्केट. सो ए आई थिंक इज द आंसर. ऑलराइट, इंडियन, इनमें से आपको बताना है क्या करेक्ट है. इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न. हाँ, इंडियन फार्मर्स अपना क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सीरियल्स टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ये भी सही है. जूट इज हाई डिमांड. नहीं, सो आंसर इज 1 and 2. 1 and 2 दिखा रहा है. According to the information given below, there has been a reduction in the net sown area under cereal and pulses. Identify the reason. Lack of market. नहीं, market तो है. Earn more income. नहीं, ये भी नहीं. Need of use, availability of more profits from commercial crops. ये सही लग रहा है. क्या ज़्यादातर लोग नेट सोन एरिया कम हो रहा है क्योंकि लोग कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट में, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है. Fertilizer, pesticides, insecticides, which once showed dramatic results, are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statement. तो कह रहे हैं कि यार insecticides, fertilizers जो पहले काफ़ी अच्छा काम करते थे, अब वो soil को degrade कर रहे हैं. तो इससे पता लगाओ कि positive क्या था उनका पहले. तो positive था that these inputs had shown increased output and productivity. है ना, ये लग रहा है कि direct positive था. There are states in India which are using fertilizer, pesticides, insecticides at an excessive level to increase their agricultural production. Identify which are the prominent level. हाँ, अब यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स कौन यूज़ कर रहा है? वही कर रहा होगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी जहाँ पर हुआ है. तो दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा. यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, काफ़ी इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया है. Food production provides the base for food security and is the key determinant of food availability. Why is this trend shifting towards industrial crops? हम इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? बल्कि तब जब पल्सेस और सीरियल से फूड सिक्योरिटी बढ़ता है. टू इम्प्रूव लैंड यूज पैटर्न? नहीं. टू यूज इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक? नहीं. टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल? नहीं. टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स? इसीलिए तो शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना. वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. All right, let's move on to the next question. Green revolution based on the use of package technology, and the white revolution, one of the same strategies that initiated to improve the Indian agriculture, but this too led to concentration of development in a few selected areas. तो green revolution, white revolution ने agriculture बढ़ाया, improve किया, लेकिन कुछ ही areas में किया. Therefore 1980s 1990s एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया जहां इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स लाए गए.
जैसे प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest are some important steps to improve India in this direction. ठीक है, बुक से ही दे रखा है. विच मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर? तो आप लिख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन. What was the negative impact of green revolution? यहाँ पर नहीं दे रखा, बट आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया गया था पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, सो इट लेड टू द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, है ना. सॉइल जो है काफ़ी ओवर इरीगेशन की वजह से सैलाइन हो गई एंड डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ऑल्सो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ ही एरियाज में लिमिटेड था, सो इट डिवाइडेड द फार्मर्स बिटवीन रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स, है ना. What are the steps taken by the government for agriculture? तो यहाँ पर आखिरी लाइन आपको दे रखी है, आपको सेम टू सेम लिखनी है. Alright, now we come to the final question of the case based series. अगर आपको ऐसे और सेशंस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना. ये 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का. तो अगर हम इसको ना पढ़े और क्वेश्चन करें, वाई इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अ वायबल ऑल्टरनेटिव? तो यहाँ सामने लिखा हुआ है दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल ऑल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली. तो पहली लाइन में ही आंसर है कि क्योंकि डैम्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा स्क्रूटिनी हो गई थी कि वो इकोलॉजिकली खराब है, सोशली खराब है, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया गया. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. लेट्स सी अगर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ दिया गया है. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर the rain water was collected on the roof and through a pipe, the water was moved to a tanka under the house. This tanka, अब जो पहला बारिश था that was not saved या that was not collected because it was used to clean the pipes, but the water, the rain after that was collected in the tanka, purified and then drank. The drinking water was called पालर पानी. इस तरीके से आप लिख सकते हो. Mention any two methods adopted in ancient India for water conservation. तो यहाँ पर दे रखा है कुल्स और गुल्स ऑफ वेस्टर्न राज्य हिमालयाज और खादिन्स इन जैसलमेर जोहाज. तो लिखा हुआ है आंसर डायरेक्टली केस से, ये पिछले साल का आंसर है. कलेक्शन एंड दी स्टोरेज ऑफ रेन वाटर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियली डिजाइन सिस्टम. ठीक है, दैट्स इट. What do you guys think guys? केस बेस्ड क्वेश्चन इजी होने चाहिए, होने वाले हैं डिफिकल्ट? मैं आपको एक सच बताती हूँ, बहुत सारे सेट्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक सेट जरूर होता है जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन काफी ट्रिकी आता है, बट रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी, दिस इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर. क्योंकि इसमें अगर बहुत जनरल क्वेश्चन आता है ना तो आप कुछ भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो कभी इसका क्वेश्चन छोड़ना मत, कुछ लिख के आना जो समझ आ रहा है, राइट. सो दैट इज इट. आपको इसका एज यूजुअल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डेफिनेटली लेट मी नो अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.